चलेगी। इसके बाद जून में इसके जो नतीजे होंगे और जो आंकड़े होंगे उनको सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर बिहार में राजनीति भी खूब हुई है। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर एक लंबे अरसे से कहीं ना कहीं कभी इसकी मांग उठती आई है, कभी इसका विरोध होता है। राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियां भी जब सत्ता में होती हैं तो इसका विरोध करती नजर आती हैं, और जब सत्ता से बाहर या विपक्ष में होती हैं तो इसकी मांग उठाती नजर आती है। लेकिन फिलहाल बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में नीतीश सरकार के दौरान ये जातीय जनगणना आज से शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 चरणों में जातीय जनगणना होगी। पहले चरण में जो घरों की गिनती है वो की जाएगी, उसके बाद आर्थिक तौर पर और जातीय तौर पर जो आंकड़े हैं दूसरे चरण में वो एकत्रित किए जाएंगे। इसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोला है बिहार में नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा किस तरह का ये फैसला और ये जातिगत जनगणना जो एक बंटवारा है समाज में वो उसको क्रिएट करेगा। इससे बेहतर होता कि आर्थिक आधार पर ये जनगणना की जाती। इसको लेकर ये आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगनारायण सिंह यादव जी हमारे साथ हैं जेडीयू से, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर राम सागर जी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। आलोक पांडे जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज से जातिगत जनगणना और इस पर एक लंबी खासी बहस जो है वो चली है, और आज भी इसमें अगर देखा जाए तो क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं, राजनीतिक दलों में भी अगर देखा जाए तो क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है। आने वाले समय में क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, क्या पड़ने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अगड़ा पिछड़ा की जो राजनीति है लाउडर हावी हो जाएगी। जी आलोक पांडे जी। भविष्य जी, मेरा मानना है कि हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, मैं 4 से 5 न्यूज़पेपर डेली अध्ययन करता हूँ। तो मैंने एक खबर देखी दैनिक जागरण में। अब देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करा जाए। एक खबर है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना, देश जान के बड़ा खुश हुआ। फिर दूसरी खबर है कि कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, हमारे देश की जीडीपी 7% ग्रो करेगी, ये भी जान के बड़ा अच्छा लगा। तीसरा नीचे एक बिहार की खबर आई कि बिहार जातीय जनगणना करवाने जा रहा है। तो अब आप देखिए कि इन्हीं चीजों से समझ में आता है। एक चौथी खबर और जोड़ता हूं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की। जी अच्छा किया आपने, अब हम शायद कंसंट्रेट होकर बोल पाएंगे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की खबर है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लगाई जाती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ या राजस्थान ने और हिमाचल ने डिक्लेयर किया है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम राज्यों के आर्थिक खजाने पे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये 4 खबरें आज मुझे लगी कि इनको अगर जोड़ा जाए तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश में 2 तरह के विचार चल रहे हैं। मैं आर्थिक के रूप में बताऊंगा। पहले एक विचार वो है जो देश को 2047 की तरफ या 2050 की तरफ, 2047 कहूंगा तो लगेगा मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, 2050 तक, जिसमें मुकेश अंबानी जैसे लोग भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि भारत 40 से 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाएगा। एक विचारधारा यह है कि हम विश्व शक्ति की तरफ भारत को लेके जाना चाहते हैं। एक विचारधारा वो है जो भारत को मंडल की तरफ, कमंडल की तरफ वापस लेके आना चाहता है। अगर हम कमंडल लगाए, मंडल की तरफ, सॉरी कमंडल फॉर द मंडल की तरफ वापस लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वोट बैंक को अगर गौर से समझिए, ये चीज, इसके पीछे वोट बैंक होता है। नेता कुछ भी करे, नेता रोड भी बनाएगा तो वोट बैंक के लिए बनाएगा, लेकिन नेता पॉजिटिव करता है, निगेटिव करता है, वो बहुत मायने रखता है। जैसे अगर आप देखोगे कि भारत में एक जो विपक्ष है, मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म में कहा था, वो चाहता है कि हिंदू जातियों पर टूट जाए और मुस्लिम धर्म के आधार पर एक रहे। हालांकि मैं भी कल एक किताब पढ़ रहा था पाकिस्तान को लेकर के, बुक है बलूचिस्तान को लेकर के, उसमें था कि मुस्लिम कभी एक संप्रदाय नहीं रहा, यूनाइट संप्रदाय नहीं रहा, अलग अलग संप्रदायों का ग्रुप है और वो सिर्फ हिंदुओं के नाम पर एक हो सकता है, बाकी एक दूसरा संप्रदाय दूसरे को मुसलमान नहीं मानता। लेकिन भारत में यह माना गया कि मुस्लिम एक वोट बैंक है और हिंदू अगर डिवाइडेड हो जाए, हिंदू का टूट जाए, तो वो सत्ता पे सरवाइव कर सकते हैं। बड़े लंबे समय तक चला, 2014 के पहले तक ये चला। 2014 में भी ऐसा नहीं हुआ कि जात के आधार पर वोट नहीं पड़ा, लेकिन जात के आधार पर वोट पड़ने के साथ साथ हिंदुत्व के में भी मत पड़ा। तो हिंदुत्व और विकास और जाति का घालमेल एक पार्टी करती है, दूसरी पार्टी करती धर्म और जाति और आरक्षण जैसे मुद्दों का दुरुपयोग या उपयोग। वो तो 2 तरह का भविष्य में डिवीजन है। अब क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है अगर मैं ये कहता हूं, तर्क दिया जा रहा है कि भाई सामाजिक और आर्थिक तौर पर
पिछड़ापन या अगड़ापन, अगर इसके आंकड़े नहीं होंगे, इसका डेटा नहीं होगा, तो जो नीतियां सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं वो धरातल पर या अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचे, उसको कैसे एक क्लियरिटी उस पर मिले, ये एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है सर। नहीं, इसके लिए देखो ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या इसी उद्देश्य के लिए जनगणना कराई जा रही है? सब जानते हैं कि उद्देश्य ये नहीं है, ये उद्देश्य सिर्फ कहा जा रहा है। उद्देश्य है अपने डूबती राजनीतिक कैरियर को बचाना, भारत के को में जातीय विखंडन को क्रिएट करना। मेंशन ये बहुत मायने रखता है, सब जानते हैं कि कारण नहीं है। आप देखिए दुनिया कोई ऐसा समाज है जो सवर्ण पिछड़ा होना चाहता हो, पिछड़ा दलित होना चाहता हो, दलित ट्राइब होना चाहता हो, यानी यहाँ लोग ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय समाज अपलिफ्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ब्राह्मणों को लगता है पंडित न होता तो ठीक था, क्योंकि ब्राह्मणों को अभी कहा गया कि आपको दलित खाना बनाने वाली बनवा रहे हैं, इसीलिए बनवा रहे हैं क्योंकि सवर्ण मिली नहीं होगी। तो आप समझिए कि ब्राह्मण होने का मतलब है कि गाली देना, उसको गाली खाना ही है। समाज का सबसे जो एक एलीट वर्ग है वो गाली खाता है, क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक उस तरह से नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अब देखिए, मान लीजिए कांग्रेस है इस समय थी केंद्र में 10 साल, उसने क्या जातीय गणना करवाई? भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी हो, जातीय गणना देश के राजनीतिक एकीकरण को तोड़ेगी, देश के सामाजिक एकीकरण को तोड़ेगी ही तोड़ेगी। लेकिन जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ये लॉजिक देगा कि सामाजिक उत्थान के लिए और इसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो सामाजिक उत्थान इसका प्रमुख कारण नहीं है। इसका कारण है अपना राजनीतिक वर्चस्व। नीतीश कुमार बिहार में 17 साल थे, कितने कब जाति गणना करवाई थी? अजय जोड़ी थे जब नीतीश कुमार अपने सर्वाधिक पतन की अवस्था में, जब उनका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, उनका दीपक टिमटिमा रहा बुझने के पहले बहुत तेजी से। ये मैं नहीं कह रहा, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के जितने भी आपको एक्सपर्ट मिलेंगे वो कहते मिलेंगे नीतीश कुमार सबसे कमजोर जगह पर खड़े हैं, सबसे कमजोर दौर पर खड़े हैं, इसलिए उन्होंने जातीय जनगणना का एक जिन्न बाहर निकाला है। जब जब आप सांप्रदायिक और जातीय जिन्न बाहर निकालेंगे वो दोबारा अंदर नहीं जाएगा, वो जिन्न बोतल से अगर एक बार निकल गया जी, तो उसका लाभ हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन देश को ओवरऑल वो नुकसान पहुंचाता है, देश को ओवरऑल उसकी आर्थिकी को खराब पहुंचाता है, उसके सामाजिक ताने बाने को खराब पहुंचाता है। अभी क्या हम कम बटे हुए हैं क्या? अब इसके बाद क्या? अच्छा बताइए, मान लो जाति ज्यादा हो गए तो क्या आरक्षण को 90% कर दिया जाएगा? फिर आप प्रतिभा को कहां लेकर के जाएंगे? अब आप ये समझिए इस बात को, जातीय आधार पर हम क्या देश के लोगों को केवल नौकरी में आरक्षण, उसके सिवा हम क्या ऐसा बहुत अलग से देते हैं? जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस देश में केवल 2 डिवीजन होने चाहिए, एक डिवीजन वो जो गरीब है, एक वो जो गरीब नहीं है। गरीब में ओबीसी है तो उसको दिया जाए, और सवर्ण है तो न दिया जाए, दलित है तो न दिया जाए, एसटी है तो दिया जाए, ये बंटवारा ठीक नहीं है। तो तौर पर आपने कहा कि 2 डिवीजन होने चाहिए, लेकिन ये तो आर्थिक पिछड़ेपन का एक सवाल हो गया, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन जो है उसको लेकर भी तो फिर सवाल उठते हैं ना सर कि क्या संविधान जब से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई और उसके इतने सालों बाद तक भी क्या हम उस सामाजिक भेदभाव या पिछड़ेपन को दूर कर पाए हैं? ये भी तो एक सवाल है ना सर। 1951 में रोक दिया गया था जातीय आधार पर जनगणना जी। आप सोचिए कि बहुत ज्यादा अलाउ नहीं है कि इस तरह से आप करें, पहला। दूसरा, आप ये बात इस बात को देखिए कि जो पिछड़ा है, मैं उत्तर प्रदेश लोक सहयोग की बात बताता हूं, इस बार ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा गई, 2 नंबर जी, 2 नंबर ज्यादा है जनरल से यूपीपीएससी की मेरिट। पिछड़ा कहां उस तरह से पिछड़ा रहा है? आप सोचिए कि आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि जिसको आरक्षण हो उसका कट ऑफ जनरल से ज्यादा गया हो? आप मेरे क्लास में, मैं जहां पढ़ाता हूं उसमें जो पिछड़ा आता है, जो कोई पढ़ने आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पिछड़े अच्छे हो गए, सारे पिछड़ों के बीच पिछड़ापन खत्म हो गया, लेकिन भारतीय समाज में पिछड़ों को लेकर के उस तरह का टॉर्चर कभी नहीं हुआ। पिछड़े, अच्छा यादव सत्ता में रहे, पाल सत्ता में रहे, यादव तो भगवान कृष्ण उनके यहाँ पैदा हुए, किसी आधार पर उनको रख लिया गया कि ये पिछड़े हैं। भगवान राम के वंशज अब पिछड़े हैं, ठीक। देखिए मैं बड़ा बोल्डली कह रहा हूं, जिसके वंश में भगवान पैदा हुआ हो वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ा। तो ये वोट बैंक की राजनीति ज्यादा समस्या, दलितों के साथ ज्यादा दिक्कत, दलितों के साथ वाकई अत्याचार हुआ। अच्छा, एसटीएस के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन फिर एसटीएस को आरक्षण क्यों मिला? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहे, एसटी जंगलों में रहे, वनवासी रहे, तो उन्हें समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया, उनके साथ शोषण हुआ, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिला।
एससी को जो आरक्षण मिला वो शोषण की वजह से मिला। एसटी को जो आरक्षण मिला वो सामाजिक धारा से कटे रहे, जंगल में रहे। शोषण कभी नहीं हुआ एसटी के साथ में, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में, वो सामाजिक व्यवस्था में नहीं थे। ओबीसी का जो आरक्षण है, ये आरक्षण का जिन्न या किसी तरह का जिन्न ये राजनीतिक दलों के लिए अच्छा हो सकता है। वैसे मेरा व्यक्तिगत मत है, बहुत लोग नहीं सहमत होंगे, मैं अलग बेटर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मैं कहता हूं कि ये जिन्न भारत को फिर से जैसे 1990-91 के दौर में ले जा सकता है, उसके साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था को अनरेस्ट की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि अब बताइए इसके बाद क्या होगा, अलग अलग तरह की मांगे फिर शुरू हो जाएंगी, और जो एक यूनाइट समाज अभी थोड़ा सा होने लगा है, वो फिर से डिवाइडेड समाज की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसकी भी संभावना जी मैं देखता हूँ। जी बस ठीक है, जगनारायण जी जवाब दीजिएगा, जो ये फैसला और जो आज से जातीय जनगणना शुरू हो रही है, भाई ये तो सोशल या यूं कहे कि सामाजिक तरीके से, जैसा कहा आलोक पांडे जी ने, कि एक अनरेस्ट की सिचुएशन आने वाले वक्त में खड़ा कर देगा। और जो 90 के दशक में जैसे, ठीक है, और वो फैक्ट भी है क्योंकि कई ऐसी ओबीसीज में जातियां भी हैं जो डोमिनेंस है, और जो आरक्षण या जो भी फैसले सरकार की तरफ से नीतियां योजना बनाई जाती है, वो ज्यादातर जो फायदा है अधिकांश उन जातियों को मिलता है, और उसमें कई ऐसी जाति हैं जो उससे वंचित रह जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो एक इसमें दिक्कत आ रही है, इसको भापते हुए एक काम राजनीतिक दलों की तरफ से इन 40-50 सालों में क्यों नहीं किया गया, 30-40 सालों में क्यों नहीं किया गया? देखिए भविष्य ऐसा है कि ओबीसी में जो जातियां स्ट्रांग हो रही हैं आर्थिक आधार पर, जैसे है कि 8 लाख या 9 लाख रुपए के ऊपर उनकी इनकम हो जाती है, तो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, हट जाते हैं। 8 लाख रुपए ऐसा वो हट जाते हैं। ऐसा है नहीं है कि वो हमेशा के लिए। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दायर है, अभी तक उसमें निर्णय नहीं आया। शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वहां भी लागू होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण सदियों के लिए सतत मिलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उस वर्ग को जो समाज की मुख्य धारा में आ जाए, वो आरक्षण का त्याग होना चाहिए उसके, उसमें थोड़ी ना कि अब अगर देखो तो पता चला कोई अगर दलित मुख्यमंत्री है तो उसके बेटे को तो भी आरक्षण, भले उसकी माँ या पिता मुख्यमंत्री हो, तो ऐसा तो ठीक नहीं है ना। आरक्षण इसके लिए नहीं था। सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी था। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, आईएएस हो जाए, वो कहाँ पिछड़ा रह गया, कहाँ दलित रह गया आईएएस बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद? पांडे सर जी मैं की बोलूं बात फिर आप बोलिएगा, मैं बोल लूं फिर आपका जब नंबर है। मुझसे प्रश्न है सर, मुझसे प्रश्न आया है, मैं बोल लूं सर, मुझसे प्रश्न आया। आ रहा हूं सर जगनारायण जी आपके पास, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा सर आप, ठीक है? आप बुजुर्ग या आप बोल लीजिए तो मैं चुप हो जाता हूं। बस केवल ये है कि मैं अपनी बात कह लूं, आप बड़े हैं और तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल लीजिए। मेरा कहना है, रामसागर बाबू और पांडे जी एक ही बात बोल रहे हैं दो जगह बैठ के, तो मेरी देखिए मैं एक बात कह दूं यादव जी, मुझे कोई ये नहीं सिद्ध कर सकता कि मैं किसी पार्टी का राजनीतिक सक्रिय मेंबर हूं। मैं मेंबर ही नहीं हूं किसी पार्टी का। अगर कोई ये सिद्ध कर दे, प्रूव कर दे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर हूं, तो मैं टीवी डिबेट में आना बंद कर दूंगा। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूं 100%। आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बीच डिवीजन करवाने का है और पिछड़ों के लाभ पहुंचाने का नहीं है। आपका बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि लालू और नीतीश दोनों उसी अखाड़े से पैदा लिया है और उसी अखाड़े में बिहार को ले जाना चाहते हैं। आप जो छिपे हुए एजेंडे के तरफ काम करना चाहते हैं, वो बिहार की जनता जानती है और आपको सफल होने नहीं देगी। अब गंगा में पानी बहुत बढ़ चुका है, अब विपरीत दिशा में बिहार नहीं जाना चाहेगी। अब सारे लोग यूनाइट रहेंगे। हिंदुओं की यूनिटी को आप जाति के आधार पर नहीं विभक्त कर सकते हैं, वो बरकरार रहेगी। हम मुसलमानों की भी चिंता कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, जैन के भी। तो जयप्रकाश जी और ये कृपलानी साहब, SM जोशी साहब, ये सब लोग वो अपर कास्ट समाजवादी घोषित हो गए और लोहिया को पार्टी से निकाल दिए। लोहिया को 55 में पार्टी से निकाल दिया ये लोग। तो सवाल समझ लीजिए कि जेपी और लोहिया में भी डिफर कर रहे हैं ये लोग। आप सोचिए वैचारिक रूप से कितना नीचे गिर चुके हैं। लोहिया जी जयप्रकाश जी लोहिया जी को अपने क्रम से पार्टी से निकाला था राष्ट्रीय महासचिव 55 में। 31 जून 30 जून 1955 को लोहिया को, जो आपके हिसाब से ही काम करे वही सही है, आपका ये मानना है ना? हमारा आंदोलन का मकसद
नहीं, हम समझ हमारा गए, हम आंदोलन का समझ गए। मतलब है, मतलब जेपी भी तब खराब हो गए जब आपके हिसाब से काम न करे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैचारिक बहुत मतभेद तो बढ़िया, जेपी से है। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, सब पीड़ित है। वेरी गुड, जयप्रकाश बहुत बधाई हो आपकी, बहुत अच्छी लोहिया का बात कही बधाई क्या, आपने। स्वागत का काम है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि लोहिया जी जयप्रकाश से डिफर करते थे और आंदोलन में यदि हमारे अभी साथ तक तो आए। मुझे लगता था कि जेपी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनको आप आपको सब लगता है, बराबर मानते हैं। आज पता चला कि आपको जेपी भी आपके अरे मान तो सुनिए ना, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। वाह। जेपी आए, सुनिए ना, जेपी से पूछा गया, सुनिए ना पांडे जी, भविष्य त्यागी जी, आप जेपी देखिए सुनिए ना, तब क्या जहर भरा है इनके अंदर कि जो सुनिए इनके ना, विचार से न चले वो खराब है। तब नहीं आप नहीं, जहर खराब की बात देखिए, नहीं, जाति सुनिए ना, विद्वेष इनके अंदर इतना ज्यादा, ये सुनिए कहां ना। से समरसता की बात करते हैं। अरे लोहिया कोई आप ऊंची देखिए, जाति जो ये का बात कर रहे हैं टीवी में यादव जी, इनकी बातों का असर देखिए आप कि ये सोच क्या रहे हैं, ये किस तरह से सामाजिक खाई पैदा करना चाहते हैं भारतीय देश में, भारत में आंदोलन के नाम पे। अब ये कह रहे हैं आज कि की हम बात जाति जनगणना सुनिए नहीं। ना, अब देखिए, आपके आप बोलिए, द्वारा बहुत खोदी देर गई, से आप बोल सुनिए ना, आप बहुत देर आज से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे ना लगातार ना, फिर वो यूपी बिहार टकरा जाएगा। तो आप चुप रहिए, मैं बोल लूं, जब मैं बोलूं तब आप बोलिएगा। पांडे जी, जब लोहिया जनसंघ के साथ समझौता करना चाहते थे, आरएसएस के साथ मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय भी बहुत लोग उनका विरोध करते थे लोहिया जी का। लेकिन लोहिया जी का मानना था कि जब तक जनसंघ से और आरएसएस के साथ मिलकर के नहीं काम करेंगे, तब तक भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हम नहीं हटा सकते हैं। इसलिए लोहिया जी ने चुना आरएसएस को और जनसंघ को, और उसके साथ मिलकर करके काम किए। तो 67 में सत्ता से आउट किए, 9 प्रदेशों में सत्ता से भगाया गया कांग्रेस को। तो समय समय पर सबके साथ इस तरह का, इसी तरीके से जयप्रकाश जी का भी ऐसे खेमे, जैसा जगनारायण जी का तो जो मामला रहता है वो थोड़ा जातीय आधार पर टिल्टेड रहता है, कोई बात नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अब समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इन सारी बातों का अब कोई बात नहीं रह गया। अब तो 30% जो शादी विवाह हो रहा है कॉस्मोपॉलिटन टाउन में, वो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। आपने खुद कहा, इसी बात पे हमने चुपचाप कराया, इसी बात पे हमने चुप कराया मैंने जी। मेरी बिल मार्कशीट में मैं पांडे नहीं लिखता, मैं आलोक कुमार लिखता हूं। मैंने 15 साल की उम्र में अपना सरनेम त्याग दिया था, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों को फिर दिक्कत होती थी मेरे सरनेम त्यागने से, तो मैंने दोबारा उसको ग्रहण किया। मैंने 15 साल की उम्र अपना सरनेम त्याग दिया था हाई स्कूल में जब मैंने फॉर्म भरा था। तो इसलिए जो जगनारायण बाबू जी बार बार बात कहते हैं जी जाति आधार पर, उससे भारत को जाति जकड़ में कब तक फंसाए रहोगे। आप विकास कर नहीं पाते, आप अच्छा कुछ काम कर नहीं पाते, और जब फिर हारने लगते हैं राजनीति के हाशिए में तो जाति जिन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। 17 साल से नीतीश जी है तो मुख्यमंत्री, कब जाति तुमने जनगणना करवा ली? जब आप बढ़िया मौज में रहे तो कुछ नहीं, अब जब तुम पतन की अवस्था में तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा तो तुम्हें जाति चिन्ह निकाल के ले आए। किसको पता नहीं क्या कि आप जाति चिन्ह क्यों निकाल के लेके आए? ये ऐसा चिन्ह है जो भारतीय समाज को कमजोर करेगा। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। बोलिए रामसागर जी, बोलिए। पांडे जी, हमारे मोकामा में शिवनार पंचायत है जिसका मैवासी खराब स्थिति में सवर्ण भी चले गए हैं। वो रिपोर्ट आ चुका है बिहार में, सवर्ण आयोग बना करके उसको जारी नहीं किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि सवर्णों की स्थिति काफी बिगड़ गई है। वो पिछड़ों से भी पीछे चले गए हैं बहुत सारे जगहों पे। ठीक है पांडे जी, भविष्य त्यागी जी, न केवल बिहार में, दक्षिण भारत में भी सवर्ण की स्थिति बहुत खराब है। अब वो ज्यादातर लोग रसोइया और किचन में काम करने वाले हो गए। ये भी आप ध्यान रखिए, उसमें भी खासकर ब्राह्मणों की। पूरे दक्षिण भारत की स्थिति में बता रहा हूं। अगर आप सवर्णों की स्थिति निकालेंगे पूरे औसतन और फिर पिछड़ों की निकालेंगे तो सवर्ण ज्यादा बुरी स्थिति में औसत पिछड़ों से। तो मैं तो कहता हूं सवर्ण खत्म कर देना चाहिए, सबको पिछड़ा बना दीजिए, और फिर उसके उस आधार पर सवर्ण रहे ही क्यों, सारे पिछड़े में हो जाए, बात खत्म हो जाए। फिर सवर्ण को क्यों रखा जाता है? आरक्षण की श्रेणी में आ ही गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको आरक्षित वर्ग में शामिल कर लिया। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सवर्णों का वर्ग ही खत्म कर दीजिए, पिछड़ा और दलित और एसटी रहे और बस काम खत्म। भारत में सवर्णों से इतनी नफरत, इतनी समस्याएं हैं, तो सवर्ण नहीं होना चाहिए इस देश में। वो आलोक जी, अब सवर्ण नहीं, सामान्य वर्ग कहिए, सामान्य वर्ग कहिए, सवर्ण कहिए ही नहीं, सामान्य वर्ग है जी। तो सामान्य भी खत्म कर दीजिए, ओबीसी एसटी रहना चाहिए।
सामान्य वर्ग कहिए पांडे जी, सवन कहिए ही नहीं, सामान्य वर्ग कहिए। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे लोगों को आरक्षित श्रेणी में ले आए हैं। अब आप तो देखिएगा कि जो रिजल्ट निकलता है तो जो सामान्य वर्ग के लोगों से ज्यादा मार्क्स आते हैं इन लोगों को, पिछड़े जातियों को कंपटीशन में। मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की मेरिट ज्यादा गई है सवर्ण से। जी मैंने अभियान किया है जी। अभी एक मैं मेडिकल में भी देख रहा हूँ जी, नौकरियों में भी देख रहा हूँ, मेडिकल के नीट में भी मैं देखा हूँ कि ज्यादा गया है। बिल्कुल। तो अब तो सवर्ण वैसे भी नीचे जा रहा है और पिछड़ा ऊपर आ रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कहाँ ऐसी कोई समस्या है। पांडे जी आप सवर्ण बोलिए ही नहीं, सामान्य बोलिए ना। जी चलिए ठीक है सामान्य बोलने का। ठीक है जगनारायण जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, सब बोलिए सर। जगनारायण जी देखिए, हम शुरू से यही बात बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी को भाई हिंदू रहते तो बुद्धिज्म मत 4 महीना मर जाते। अरे भाई बुद्ध भी एक ही बात है, हिंदू धर्म में है, बुद्ध का हिस्सा है भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं। इंगित कर रहे थे, यही तो खूबी है, हिंदू को ही इंगित कर रहे थे लोहिया जी। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का, ब्राह्मण का नहीं बोल रहा हूँ, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का ये खूबी है कि कृष्ण को भी भगवान बना दिए, अब बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। आप तो कृष्ण को भगवान बना दिया, उसमें भी आपको दिक्कत है। एक अगर भगवान कृष्ण जो है पिछड़े आपके हिसाब से थे, उनको हमने बिल्कुल ठाकुर जी कह के अपने दिल में रखा, मंदिर में रखा, पूजा की, उसमें आपको षड्यंत्र नजर आता है। हाँ है भैया, राम जी और कृष्ण को हमने पूजा, उसमें भी आपको षड्यंत्र नजर आता है। जगन्नाथ जी कहाँ है भैया? प्रणाम करता हूँ मैं आपको, मैं प्रणाम करता हूँ आपके विचार को। भैया क्या बताया जाए, वाह वाह भैया हमने जोड़े तो हम बुरे बिहार में 32 साल से लालू यादव, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ही पिछड़े ही बने रहे, दलित ही बने रहे मुख्यमंत्री 32 साल से और नहीं बढ़ा पाए, तो इसमें आप लोगों का दोष है ना। आप पहुंच का 32 साल से कौन सत्ता में है बिहार में? लालू जी राबड़ी जी 32 साल से, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, 32 साल से जीतन राम मांझी रहे। आप तो पिछड़ों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ आप मलाई केवल उसका नाम लेकर के खाए हैं, आप प्रदेश में लौटे हैं, घूम रहे हैं, उसकी भलाई नहीं। उसमें जो सियासी फायदा नीतीश कुमार साहब लेना चाह रहे हैं वो उनको मिले, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाति व्यवस्था भारत की जब से इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जटिल होती आई है साल दर साल। एक्चुअली एक मैं हमेशा पढ़ाता भी हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ, बोले पांडे जी, मैं हमेशा ही पढ़ाता हूँ कि भारत में जातीय छुआछूत जो थोड़ी सी पहले थी वो भले कम हुई हो, लेकिन जातीय गोलबंदियां बहुत बढ़ी है और वो दिखाई देता है, और कोशिश की जाती है कि जाति गोलबंदियों को इतना कठोर कर दिया जाए कि वो लोग सोचना बंद कर दें और अपने नायक को ही वोट दें। इस हद तक जातिवाद को जाति विष को फैलाने की कोशिश की जाती है क्षेत्रीय दलों द्वारा, जेडीयू आरजेडी जैसे संगठनों द्वारा, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके द्वारा। या जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको राष्ट्र हित से बहुत लेना देना नहीं है, इनको अपने हित से लेना देना है, खुद सत्ता में बने रहे, काम न करना पड़े। बिहार के छात्रों पर लाठी चलवाई, अब लाठी चलाने में फंस गए तो जाति चिन्ह तुरंत निकाल के बाहर रख दिया कि उससे जो इनको 9 लाख परिवार इनके अगेंस्ट में थे, वो परिवार कितने लाख वोट को नुकसान पहुंचाते, तो वो बस अब जिन्हें हटाओ, क्योंकि अगर विद्यार्थी है तो जाति विहीन हो जाता है। तो जब तो जैसे ही लोग विकास के लिए काम इनसे पूछते हैं, जैसे ही जात के ऊपर उठकर कुछ सोचने लगते हैं, जैसे एक विद्यार्थी समूह इनके सामने खड़ा होता है, वैसे जाति जिन्न बाहर निकाल के लाते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूं, जब नेता विपक्ष में होता है तो उसकी त्वचा सर्प जैसी होती है, जब नेता सत्ता में आता है तो उसकी त्वचा गैंडे की हो जाती है, गैंडे की, सेंसलेस हो जाता है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। यही है ना तेजस्वी यादव, जब विपक्ष में 10 लाख नौकरियां देंगे हम, सत्ता में आए 1 लाख दी, नहीं दी, डंडा और चलवाया, लाठी और चलवाई, मारा पिटाओ। क्योंकि वो जो जाति आधार पर तो है नहीं, वो तो विद्यार्थी है, वो ओबीसी भी है, मुस्लिम भी है, सामान्य वर्ग का भी है।
अब जब उसमें फंसने लगे तो तुरंत जनगणना करा दिया। मैं यही तो कोइंसिडेंस देख रहा था कि कल तक लाठी चलाने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं, तो अब बिहार को फिर जाति में बांट दो। अगर बिहार जाति पे नहीं बटा तो नीतीश कुमार की दुकान बंद हो जाएगी, नीतीश कुमार की राजनीतिक दुकान बंद होने जा रही है। जेडीयू को मैं 2 भागों में बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आलोक जी, जैसे यूपी में मायावती की जातिवादी दुकान बंद, मुलायम की जातिवादी दुकान बंद, तेजस्वी की बिहार में जातिवादी दुकान बंद, लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट करके बिहार की जनता ने कर दिया था।